कैसे हो भाई आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। पढ़ाई ठीक ठाक गलती से चल रही होगी। तो आज हम फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक करने वाले भाई। ये ऐसे 25 क्वेश्चंस हैं बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, और ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए भाई। फिर ये प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। ओके, तो जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लीजिए सेशन में, जिससे कि आपके दोस्त आ जाएं और वो भी इस प्यारी सी वीडियो का फ़ायदा उठा लें भाई। तो 25 हमारे क्या चल रहे हैं भाई, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हैं ये। अब जो क्वेश्चन आपको आता है वो मेरे को कमेंट कर देना, उसको आप लोग खुद से तैयार करोगे भाई। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? ज़्यादातर बच्चों को तैयार है तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा विमा बताइए। इसका मात्रक तथा विमा बताइए। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन तैयार है? मेरे को जल्दी से कमेंट कर दो, जिससे कि आप लोगों का टाइम बचे। ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा जिनको मैं पहले भी आपको कई बार करा चुका हूं भाई। तो ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता है भाई। नहीं पता है तो बेटा E बराबर क्या होता है? F/Q0। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मात्रक की बात आएगी तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है ना, और आवेश का मात्रक कूलाम। और एक और हम इसका यूनिट पढ़ते हैं भाई, आप आगे जाके फॉर्मूला देखोगे, E बराबर V/D। तो यहां से इसका एक और यूनिट बनता है वोल्ट प्रति मीटर। ज़्यादातर बच्चों को इसका डेफिनेशन तैयार होगा, तो हम ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं इसकी विमा की बात करता हूं भाई कि इसकी विमा क्या होगी, मतलब E की विमा। अब देखो, बल की विमा सभी को पता होगी, mL/10⁻² होती है। और नीचे क्या है हमारा? कूलाम है। कूलाम के लिए क्या यूज़ करते हैं? AT। और जब आप AT को ऊपर लेके जाओगे तो mL, T⁻⁻² पहले से है, T⁻⁻1 और आएगा तो T⁻³ हो गया, और A⁻1 हो गया। और राशि भी आप लोग सभी बच्चे याद रखना, राशि हमारी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। ठीक है, हमारे 70 to 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा भाई। सही बात है ना बच्चे? बाड़ी एक बार कमेंट कर दो, सर हमको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है। सभी बच्चे कमेंट करना भाई, ठीक है। और जैसे ही देखो माइक हमारा रात चला हुआ रह गया था, तो इसका बैटरी आज जल्दी चला जाएगा। कल भी मैंने इसमें बैटरी डाला था, मतलब सेल डाले थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के हैं, तो चैप्टर 1 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं? इसका सदिश स्वरूप भी, इसका जो वेक्टर फॉर्म है ना, वो इसका सदिश स्वरूप भी लिखिए। कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन तैयार है? कृपया करके सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। सभी बच्चे कमेंट करें भाई। जितने बच्चों को भी ये क्वेश्चन आता है कूलाम्स लॉ वाला, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सभी को आता है तो भाई, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करो, आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लेते हैं? दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल r। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा भाई, क्या कार्य करेगा? वैद्युत बल, वो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना सा है वैसे, अगर हम देखें कूलाम्स लॉ को, तो बस इतना सा है भाई। अगर आप यहां से इस साइन को हटाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहां पर क्या है? K Q1 × Q2/r² F, जहां स्मॉल k आपका क्या है?
एक कांस्टेंट है या फिर आप इसको नियतांक भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या नाम दे रहे हो। कितने बच्चों को तैयार है भाई ये वाला क्वेश्चन? ज़्यादातर को तैयार होगा, ठीक है, ये मत कहना सर हमको तैयार नहीं है, गलत बात है भाई। अब देखो वायु अथवा निर्वात के लिए इस स्मॉल के का हम आपको वैल्यू भी बताए थे। निर्वात जानते हो ना, ऐसा स्थान जहां वायु ना हो उसको निर्वात कहा जाता है। तो वायु अथवा निर्वात के लिए स्मॉल के का एक वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर इस के की जगह उठा के रख देंगे। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो वायु अथवा निर्वात के लिए इस स्मॉल के का एक और वैल्यू होता है, अगर आप सभी ने पढ़ा है तो स्मॉल के बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहां पर हमारा F का एक और वैल्यू बन अभी आवाज आ रहा होगा बच्चों, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था आप कमेंट कर देना जब आवाज चला जाए तो, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसके वेक्टर, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा भाई। अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो जो सदिश राशियां हैं, जैसे एफ आपका सदिश राशि होता है, सभी को पता होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आर कैप हमारे यहां पर क्या होगा, एकांक वेक्टर होगा भाई। क्या होगा बच्चा? एकांक वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैंने आपको पूरा का पूरा कूलम्ब्स लॉ बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 25 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं आज के सेशन में। गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं? गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं? इसका गणितीय रूप भी लिखिए, इसका गणितीय रूप भी लिखिए। कितने बच्चों को गॉस की प्रमेय आती है? मेरे को एक बार कमेंट करो सभी बच्चे जल्दी से भाई। जितने बच्चे हमारे लाइव हैं कृपया करके सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कितने बच्चों को पता है जल्दी से बताओ। हाँ भी वॉइस आ रहा होगा भाई, ठीक है। ऐसा है, कल हमारे मैथ वाले महोदय हैं ना, हमारे मैथ वाले जो सर हैं, उन्होंने क्या किया, पूरी रात माइक को चला छोड़ गए भाई। तो कल जितना भी हमने इसमें सेल डाला था वो सारा का सारा रात में डिस्चार्ज हो गया भाई, ठीक है। इसी वजह से आज इस वाली क्लास में ये चले गए, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं जाते, 2-3 दिन चल जाते हैं। ये माइक एक तो ऊपर से महंगा है, ऊपर से इसमें बहुत सारे कमियां भी हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं उनका। चलिए भाई, यस सर आता है, यस सर आता है, पता था, सही पता हुआ सही जान के। चलिए, हाँ वॉइस मैंने देख लिया है सभी का मैसेज। चलिए, अब देखो गॉस के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर हमको आता है। फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। अगर आप सभी को याद हो एम्पियर का परिपथीय नियम, और मैंने बोला था ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, गॉस की प्रमेय और एम्पियर का परिपथीय नियम। अगर याद है तो, नहीं याद कोई बात नहीं है, वैसे मैंने पढ़ा रखा है और इंपॉर्टेंट भी है ये। V वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I।
तो यहां पर गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, कोई भी बंद पृष्ठ आप दिखा सकते हो, ये हमारा बंद पृष्ठ है, यहां पर हमारा क्यू आवेश रखा हुआ है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर जो वैद्युत फ्लक्स आपका गुजरेगा वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है हमारा गॉसेस थ्योरम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब या आप करके इसको क्या लिख सकते हो, फाई बराबर Q/ε0 लिखोगे, और यही हमारी क्या है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप भी है भाई। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये है बच्चा गॉस की प्रमेय, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चों ने इसको तैयार कर लिया होगा भाई, जिन्होंने नहीं किया है अब तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के सारे क्वेश्चन हैं भाई। ठीक है, तो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। सभी बच्चे कमेंट करिए कितने बच्चों को ये पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या रिलेशन होता है। अगर नहीं पता है तो बोल दो सर आप ही बता दो भाई, हम बता देंगे, आप लोग टेंशन मत लेना भाई। जल्दी से कृपया करके कमेंट कर दें, जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं आता है वो बोल दें, मैं करा दूंगा भाई, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, और विभव प्रवणता क्या होती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी बच्चे इसको तैयार कर लेना। कितने बच्चों को वैसे तैयार है वो भी कृपया करके कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, संधारित्र से आप क्या समझते हैं, संधारित्र से आप क्या समझते हैं, बताइए भाई क्या समझते हो, पता है क्या समझते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, बताइए भाई। तो ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको तैयार कर लेना, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो संधारित्र क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हों और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों। ठीक है, और अल्प दूरी मैंने आपको बता दी थी कि अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो ज़्यादा अगर आप इनको पास लेके आओगे तो हो सकता है दोनों प्लेटें एक दूसरे से चिपक जाएं। तो उतना डिस्टेंस हमें यहाँ पर मेंटेन रखना है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर लेकिन विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी का मतलब समझ गए ना, उतना डिस्टेंस हमें रखना है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तैयार कर लेना, 2024 के किसी ना किसी पेपर में रखा हुआ है, किसी ना किसी सेट में रखा हुआ है, बाद में मत कहना दिनेश सर ने बताया नहीं था। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है भाई, तो हम आपको बताए थे C बराबर Q/V। संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। सभी को पता होगा, ये नहीं पता है तो भाई मैंने बता दिया है। क्या बोला मैंने, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अगर हमसे इसका यूनिट पूछ लिया जाए, देखो आवेश का मात्रक हमारे सभी बच्चों को पता होगा कूलाम होता है और V का क्या होता है, वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। और इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चा, फैरड। क्या बोल देते हैं, फैरड। तो अगर आपसे कोई भी महान इंसान पूछता है, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, आप
चलो अब छोड़ो, क्या आपकी तारीफ करूं, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मात्रा क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट या फेरेड। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, तो संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। तो 5 क्वेश्चन तक मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। तैयार कर लेना भाई सारे क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, व्यंजक लिखिए। अब देखो आपने ना 2 डेरिवेशंस पढ़े होंगे, मैं पढ़ा चुका हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, जबकि प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ हो, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D। एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई संबंध या रिलेशन पूछा जा रहा है तो सभी बच्चे उसमें सारी चीजों को बताना। जैसे यहां पर K क्या है आपका, परावैद्युत माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। K क्या है आपका, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। जो आपने A इसमें दिखाया है वो क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। जो आप स्मॉल d यहां पर दिखा रहे हो, स्मॉल d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, ये सारी चीज आपको दिखानी पड़ेंगे भाई, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगर आप गलत फहमी में 0 अरे हम ऐसे लिख के आ जाएंगे पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं। अगर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हो तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D-T प्लस T/K। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हो, तो आपको ये लिख के आना है। अब सारी चीजें तो सिमिलर हैं भाई। T यहां पर क्या है, पट्टी की मोटाई। जो आपने परावैद्युत माध्यम की पट्टी ले रखी है उस पट्टी की जो मोटाई है वो यहां पर क्या है, स्मॉल t है। कैपिटल K वही होएगा, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक रहेगा। एप्सिलॉन नॉट सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है, वायु अथवा निर्वात की गतिशीलता होती है, इसकी वैल्यू भी सभी बच्चे याद रखना। एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कोई भी बच्चा इसको भूलना मत, अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से इसको लिख के आ सकते हो। ठीक है, कब लिख पाओगे, जब आपने तैयार कर रखा है। तो ये है हमारा 6ठा क्वेश्चन। आई थिंक हमारे ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता हो भाई, भरोसा नहीं है, पता है नहीं पता, बट मान के चलो भी पता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी तैयार कर लेना। तो देखो अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करता हूं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर मैं इसकी बात करता हूं तो C प्रोपोर्शनल K। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। C प्रोपोर्शनल A प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। C प्रोपोर्शनल 1/D और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अगर हम इनमें चेंजेस करेंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी परिवर्तित हो जाएगी। तो सभी बच्चे याद रखना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो परावैद्युतांक के अनुक्रमणुपाती होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमणुपाती होती है और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमणुपाती होती है। सभी बच्चे इसको तैयार कर लेना, जिन्होंने भी तैयार नहीं किया है कर लेना भाई। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। कम से कम 200 बच्चे लाइव ना हो ऐसे सेशन में तो फिर बेकार है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई और कुछ बच्चों को ये आता भी होगा भाई, मुझे भरोसा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस राशि का मात्रक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस राशि का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ये भी हमारे सभी बच्चों को पता होगा, कितने जूल होते हैं।
कितने बच्चों को भाई ये वाले क्वेश्चन पता है? मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है। सभी बच्चे कमेंट करना भाई, एक करेगा नहीं काम चलेगा, सभी को कमेंट करके बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस राशि का मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? ज्यादातर को तो पता होगा भाई, जिनको नहीं पता उनको हम बता देंगे, आप टेंशन ना लिया करो, अच्छे नहीं लगते हो टेंशन लेते हो भाई, ठीक है। चलिए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। क्या है ये? ऊर्जा का एक छुटकू सा मात्रक है। और हम आपको ये भी बताए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से कैसा है? इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहना दिनेश सर ने बताया नहीं था भाई। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, तो ये तो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने हैं, इनको तो आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा विमा भी बताइए। कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन तैयार है भाई? इसका मात्रक तथा विमा भी बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अगर आपको रो निकालना है तो रो बराबर क्या हो जाता है? R इंटू ए अपॉन एल। यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर एवं एल इज इक्वल टू 1 मीटर हो तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आर। एक तो डेफिनेशन हम यहां से बना लेते हैं भाई विशिष्ट प्रतिरोध की, जिन बच्चों को पता है वो यहां से इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। एक और जो डेफिनेशन हमारी बनाई जाती है वो बनाई जाती है रो बराबर ई अपॉन जे से। दोनों में से किसी से भी आप डेफिनेशन बना के आ सकते हो एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को चालक के पदार्थ का, सभी बच्चे याद रखना ये पदार्थ का गुण है। अब देखो चालक की बात करूं, लोहा भी होता है, तांबा भी होता है, ठीक है, वो चालक हैं, एल्यूमिनियम भी होता है, बट ये अलग अलग पदार्थ के बने हुए हैं। तो इस रो का मान सभी पदार्थों के लिए अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सभी के लिए जैसा रहेगा। तो ये पदार्थ का गुण है, ना कि चालक का गुण। सभी बच्चे याद रखना इस पॉइंट को, ये चालक का गुण नहीं है, ये पदार्थ का गुण है। तो डेफिनेशन आप यहां से चाहते हो यहां से बना लो, यहां से चाहते हो यहां से बना लो। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। डेफिनेशन ऐसी बनाओ कि 4 लोग याद रखें भाई। तो आप इससे बना रहे हो इससे बना रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको वो याद होनी चाहिए लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो क्या बोलोगे भाई? किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। बस ये डेफिनेशन बना के आ जाना, पूरा नंबर मिल जाएगा। एक भी नंबर अगर कट जाए तो भाई मेरे पास आ जाना, ठीक है। कि सर आपने बोला था नंबर नहीं कटेगा, सर नंबर कैसे कट गया, प्लीज हमें बता दो भाई। नहीं कटेगा, टेंशन ना लो। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो आप इसी से बना सकते हो मात्रक इसका। आर का मात्रक सभी को पता है ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक सभी को पता है मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे क्या देख लो लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या रह गया भाई? ओम मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो क्या होता है? ओम मीटर। इसकी विमा आप इसी से खुद भी बनाओगे, ठीक है। विमा आप लोगों को खुद बनानी है, मैं आपको कई बार बनाना सिखा चुका हूं। अब ये मत कहना कि सर हमने आपने हमको नहीं सिखाई है, ठीक है, गलत बात अगर ऐसे बोलोगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट चालकता। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक
तथा विमा बताइए। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना सभी बच्चे, इसका मात्रक तथा विमा बताइए। अब ये मत कहना सर हमको नहीं पता है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो कितने बच्चों को भाई ओम का नियम तैयार है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो मेरे को, जल्दी से कमेंट करना भाई। पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं भाई। ओम का नियम, तो यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप या फिर उसका लेंथ, अगर ये ना बदलें, अवस्थाएं ना बदलें, तो चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है भाई? नियत रहता है। और इस नियतांक को क्या कहते हैं? सभी बच्चों को पता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो कॉन्स्टेंट है ये हमारा क्या होता है? कैपिटल R। ये कब है? जब चालक की भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट हैं, वो बदल नहीं रही हैं, वो परिवर्तित नहीं हो रही हैं, तब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। ये भी 2024 के किसी ना किसी सेट में भाई आपको देखने को मिलेगा। बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था भाई। तो यहाँ तक अगर सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बता दो भाई कि सर हमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो देखो, अगर हमने कोई चालक ले रखा है, अगर कोई चालक तार है और उस चालक तार के सिरों के बीच हमने कोई बैटरी लगा दी, अर्थात उसमें कोई वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, कोई विभवांतर उत्पन्न कर दिया, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सूक्ष्म नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। और ये जो वेग होता है इसको Vd कहा जाता है, जिसका वैल्यू लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर साइड है, इसके विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। और इस सूक्ष्म नियत वेग को बच्चों क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। और इसका जो वैल्यू होता है ना, लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो आप अगर लिखना चाहते हो इंग्लिश में, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे? यदि किसी चालक के, या जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। और इस सूक्ष्म नियत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ये भी बेटा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको घोल के पी के चले जाना, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, फिर आप बाद में कहोगे सर आपने तो बोला था, बट सर अफसोस हम इसको तैयार करके नहीं गए थे। तो गलती मेरा नहीं होगा, वहां पर गलती आप लोगों का होगा कि आप लोग उसको तैयार करके नहीं गए थे। ठीक है भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं भाई। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं चैप्टर वाइज उठाऊंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, चलिए भाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक, क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, फ्लक्स घनत्व का
SI, ये इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का। SI मात्रक बताइए, SI मात्रक बताइए। तो जिन बच्चों को पता है भाई वो तो आसानी से बता देंगे, और जिनको नहीं पता, देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र को। अब इसके अगर मैं SI यूनिट की बात करता हूं, SI पद्धति में इसका जो मात्रक होता है शायद हमारे ज्यादातर बच्चों को पता होगा। मैंने इसके 4 यूनिट बना रखे हैं, बता रखे हैं। न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है। आपने इसका मात्रक टेस्ला भी पढ़ा होगा। SI पद्धति में आप ये लिख देना, टेस्ला हो गया और वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। गॉस छोटा यूनिट होता है, तो एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। तो अगर SI सिस्टम में पूछा जाता है तो ऊपर तीनों में से आप कोई भी लिख के आ जाना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। इस चीज़ को सही बच्चे याद रखना। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अभी देखो 150 का टारगेट कंप्लीट हो चुका लाइक्स का। जल्दी से अब भी जो नेक्स्ट टारगेट है बेटा 200+ लाइक्स का है। सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर देना जिन्होंने ना किया हो। सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाओ जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भाई, लॉरेंज बल। क्वेश्चन नंबर 14, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? आप अगर ये चैप्टर पढ़े हो, मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, जो कि 1 या 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो मैंने बोला था कि अगर कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों उपस्थित है, वहां पर अगर आवेशित कण किसी ऐसी जगह पर है जहां पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तो उस कण पर जो बल कार्य करेगा उसको क्या कहा जाता है? उसको लॉरेंज बल कहा जाता है भाई। उसको क्या कहा जाता है? उसको लॉरेंज बल कहा जाता है। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करता हूं तो वहां पर मैंने क्या बोला? वैद्युत बल भी है और चुंबकीय बल भी है। ध्यान से सुना होगा आप लोगों ने। तो वैद्युत बल क्या होता है? QE, QE, और चुंबकीय बल QVB, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जो सदिश राशि हैं उनके ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया भाई। अब इसमें आपको जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, जो इन दोनों में कौन कॉमन है? Q। अंदर क्या रह गया? E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हमारा लॉरेंज बल के लिए फॉर्मूला हो जाता है, जो कि आप सभी बच्चों को याद रखना है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तो उस आवेशित कण पर जो बल कार्य करेगा बेटा उसको लॉरेंज बल कहा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई नहीं है भाई, लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम सुना होगा, गैंगस्टर, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट जिनके लिए जैसे हैं वैसे सही है भाई, ठीक है। हम किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई। यहां तक क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर लो भाई। यहां तक क्लियर है ना सारे क्वेश्चंस? अगर क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर भाई। क्लियर है तब करना, ठीक है, नहीं है तो मत करना भाई, ठीक है। चलिए ये लॉरेंज बल है, सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में भाई। नहीं पढ़े हो तो भाई पढ़ लिया करो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथ्य नियम। एम्पियर का परिपथ्य नियम बहुत अच्छे तरीके से, इसके अनुप्रयोग में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एम्पियर का परिपथ्य नियम लिखिए भाई, परिपथ्य नियम लिखिए। सभी ने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन P वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू μ0I। शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको तैयार कर लेना। ये भी 2024 के भाई पेपर में रखा हुआ है। बाद में मत कहना कि सर आपने तो सर बोला था बट हम सर उसको तैयार करके नहीं गए थे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है बायो सेवर्ट का नियम क्या है? बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को 102% भाई तैयार कर लेने हैं। मैं 101% नहीं बोलूँगा, 102% बोलूँगा, बिकॉज क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? जिन बच्चों ने कल का सेशन देखा था उनको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पता होगा भाई, ठीक है। चुंबकीय
द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा विमा बताइए, तथा विमा बताइए। इसको ज़्यादातर बच्चे तैयार कर लेना। मैंने आपको कल पढ़ाया था टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, इसी में टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। यदि b इज इक्वल टू 1 एवं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो मैंने बोला था टाउ इज इक्वल टू m। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए उस मैग्नेटिक डाइपोल पर उस चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। ज्यादातर बच्चों को पता होगा। यूनिट की बात करूं तो मैंने आपको बोला था भाई m बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन b साइन थीटा। इन सभी से जो हमारा यूनिट निकल के आया था वो क्या है भाई, m का अगर आप यहां से मात्रक निकालोगे, सभी बच्चे ट्राई कर सकते हो यार। टाउ क्या है, बलयुग्म, न्यूटन मीटर, b न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एम्पियर मीटर आपको ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर इसके विमा की बात करता हूँ, एम्पियर के लिए ए ही यूज़ करेंगे, दूरी के लिए एल होता है तो एल की पावर 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए एल की पावर 2। राशि मैंने कल आपसे बोला था बेटा एक ऐसी राशि हमारी, तो आप सभी को याद रखना है, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी क्वेश्चन 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको भी घोल के पी के जाना भाई। कोई भी बच्चा मुझे ऐसा ना दिखे जो इसको तैयार करके नहीं जा रहा है। ओके क्लियर भाई, 17वां क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्योंकि मैंने बोला है चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक कितने क्वेश्चन बोले हैं बच्चों, आपको कम से कम 25 क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर नहीं करोगे तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने तो बोल दिया भाई तैयार कर लेना, बट आप लोग करके नहीं जा रहे हो, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। तो जल्दी से सभी बच्चे 200 प्लस लाइक्स कर दो इसी बात पर जल्दी से। अगला क्वेश्चन है नति कोण या नमन कोण से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमन कोण से आप क्या समझते हैं, कितने बच्चों को तैयार है मेरे को जल्दी से बता दो, आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसको तैयार कर लेना। भू चुंबकत्व के अवयव लिखिए, अवयव लिखिए। इनमें आपस में क्या संबंध है, इनमें आपस में क्या संबंध है, ठीक है। और देखो जो बच्चा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, तो आप लोग वहां से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। वहां पर हम बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते रहते हैं, कुछ फ्री पीडीएफ रहते हैं, जैसे पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार आप लोग चेक कर लेना और ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को, क्योंकि वो जो ग्रुप है ना केवल कुछ और बच्चे हैं, आई थिंक उसमें 700-800 बच्चे होने वाले हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप करके लिखा हुआ है, तो वहां पर क्लिक करोगे आपसे ज्वाइन हो जाएगा। सभी बच्चे उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि लिमिटेड है वो। हाँ 200 बच्चे और ज्वाइन होंगे, इसी वीडियो के खत्म होने के बाद ज्वाइन हो जाएंगे भाई। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जितने मैंने लिखे हुए हैं, इनकी तैयारी तो आपको जरूर कर लेनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25।
ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने क्या बोला है, केवल 25 क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जाएंगे वो आप लोगों को तैयार करने, इनको तो जरूर तैयार कर लेना भाई, नहीं करोगे नुकसान मेरा नहीं होने वाला, आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए थे। जो पहला नियम है उसको न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है, और जो दूसरा नियम है उसे लेंज का नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी हो जाता है, और इसको हम न्यूमैन, नया आदमी, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम है वो लेंज का नियम कहलाता है कि किसी परिपथ या किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि उसको उत्पन्न किया गया है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा विमा भी बताइए। इसका मात्रक तथा विमा भी बताइए। भाई इसको भी आप घोल के पी के जाना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बताऊंगा ना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? कल्पना नहीं कर सकते हो, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारे सभी बच्चे वीडियो को लाइक या प्यार नहीं दे रहे हैं, जल्दी से कर दो भाई इतना लाइक। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक से, अन्योन्य प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा विमा भी बताइए। इसका मात्रक तथा विमा भी बताइए। देखो मात्रक और विमा दोनों का सिमिलर है, आप सभी को अगर पता हो तो, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण का एक एक उदाहरण बताइए। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण का एक एक उदाहरण बताइए। तो मैंने देखो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो स्वप्रेरण का जो एग्जाम्पल होता है, मैंने आपको बोला था चौक कुंडली है इसका एग्जाम्पल, इसका जो उदाहरण है चौक कुंडली स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है, और जो ट्रांसफॉर्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शायद हमारे सभी बच्चों को पता होगा, जो हमारे साथ रेगुलर हैं उनको पता होगा भाई। और जो ईद के चांद हैं आज आ गए, दोबारा उनका भरोसा नहीं कि भाई कब आएंगे, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, उनका तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर वो भगवान भरोसे जी रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना। बिकॉज अभी आप टाइम नहीं दे सकते हो तो भाई कब टाइम दोगे ये बता दो। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? तो ये 25 वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक। इसकी जो पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पर क्लिक करोगे, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो।